Today's topic is bioactive immobilization यानी जैव सक्रिय निश्चलन। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे जैव सक्रिय निश्चलन या बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो प्रोसेस इन विच फ्री मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय यूजिंग suitable matrix of cell or enzyme is known as immobilization। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट को, गति को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है किसी सूटेबल मैट्रिक्स की मदद लेकर। मैट्रिक्स मतलब पीठिका। किसी भी सूटेबल मैट्रिक्स की मदद लेकर अगर हम किसी सब्सटेंस के मूवमेंट को, फ्री मूवमेंट को रोक देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं, और वो जो हम मैट्रिक्स काम में लेंगे वो सेल की भी हो सकती है और किसी एंजाइम की भी हो सकती है, उसे हम इमोबिलाइजेशन या जैव सक्रिय निश्चलन कहते हैं। ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस यानी कि द प्रोसेस ऑफ बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन सबसे पहले नेल्सन एंड ग्रिफिन ने 1916 में देखा था। नाउ निश्चलन जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की एक न्यू टेक्निक है, नई तकनीक है, जिसके द्वारा व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल लेवल पर, लार्ज स्केल पर अनेक उपयोगी पदार्थों का, यूजफुल सब्सटेंसेस का आसानी से और कम लागत में उत्पादन या प्रोडक्शन किया जा सकता है। इस प्रोसेस में एंजाइम या सेल्स की मूवमेंट को रोकने के लिए किसी भी आधार पर यानी कि किसी बेस पर या फिर किसी पीठिका यानी कि किसी मैट्रिक्स में हम उसको उलझा देते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसे या तो एंट्रैप करा देंगे, एंट्रैप मतलब उलझा देंगे, या फिर हम उसको अधिशोषित या एड्जॉर्ब करा देते हैं। एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब, अधिशोषित करा देते हैं। इसके उपरांत अचल अवस्था में इस एंजाइम या कोशिकाओं द्वारा जैव रासायनिक क्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं। ठीक है, नाउ immobilized plant cells are used for production of secondary metabolites। ये जो immobilized plant cells हैं, जिनको हमने immobilize करवाया है, इनको हम secondary metabolites के production के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि for producing high fructose syrups, high fructose syrups बनाने के लिए, 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, और इसी तरह से कई सारे अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल्स का उपयोग इस विधि द्वारा करते हैं। इन दिस प्रोसेस द एंजाइम्स और सेल्स आर एंट्रैप्ड इन सम बेस या मैट्रिक्स फॉर स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ एंजाइम। किसी भी सेल को या किसी भी एंजाइम को, ताकि वो मूवमेंट ना करे, किसी भी बेस या मैट्रिक्स में उलझा दिया जाता है। The immobilized cells or enzymes undergo some biochemical reaction। तो यहाँ पर आकर के उलझाने के बाद या अधिशोषित या एड्जॉर्ब कराने के बाद ये जो immobilized cells या enzymes होते हैं, ये biochemical reactions परफॉर्म करते। Now हमने बात की बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन की या जैव सक्रिय निश्चलन की, कि जैव सक्रिय निश्चलन होता क्या है और कैसे इसको जनरल फॉर्म में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो हमें जानना ज़रूरी है वो है निश्चलन की उपयोगिता। हम क्यों करें बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन, क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इमोबिलाइजेशन। तो कुछ एडवांटेजेस की हम बात करेंगे, जैसे कि एंजाइम्स एंड सेल्स को रीयूज हम इस मेथड द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एंजाइम या जो भी सेल्स हम काम में लेते हैं इस मेथड में, उनको हम दोबारे से आफ्टर यूज दोबारे हम उसको रीयूज कर सकते हैं। अतः इनका हम लगातार उपयोग इस विधि द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, इस प्रक्रिया में खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। दिस मेथड इज लीस्ट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। नेक्स्ट इज, एंजाइम्स एंड सेल्स एक स्थान पर अर्थात किसी पीठिका या मैट्रिक्स पर स्थिर एवं स्थायी हो जाते हैं। ठीक है,
जो कि और दूसरे मेथड्स में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम किसी भी सेल को या किसी भी एंजाइम को रिएक्शंस करवाने से पहले किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में या किसी मैट्रिक्स में हम उसको कांस्टेंट या स्टेबल करवा सकते हैं। निश्चलन में प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना आसान होता है। कोई भी चीज़ हमको अगर कंट्रोल करनी है तो हम इस मेथड में अगर कोई भी चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही है, स्टेबल है, वहीं पर कांस्टेंट है, तो वहाँ पर हम उसको इजीली किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इस विधि द्वारा पॉसिबल है। निश्चलन के कारण किसी अभिक्रिया यानी कि किसी रिएक्शन में कम समय लगता है। जो मोबाइल स्टेट में रिएक्शन में जितना टाइम लगता है, कंपेरेटिवली निश्चलन अवस्था में या इमोबिलाइज स्टेट में कंपेरेटिवली रिएक्शन में जो टाइम लगेगा किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, वो कंपेरेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू द मोबिलाइज स्टेट। नाउ देयर आर सम मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन की या निश्चलन की कुछ विधियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे। उनमें से कुछ हैं, फर्स्ट एड्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। दूसरी विधि है कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी सहसंयोजक बंध। तीसरी विधि है इनकैप्सुलेशन यानी कि संपुटीकरण। फोर्थ मेथड इज एंट्रैपमेंट यानी विपाशीकरण। फिफ्थ मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन इज कोपोलिमराइजेशन और क्रॉस लिंकिंग यानी सहबहुलीकरण या क्रॉसित जुड़ाव द्वारा। सो the first method of bioactive immobilization is adsorption या अधिशोषण. In this process, enzyme or cell is adsorbed to some polymer material. एंजाइम को या किसी कोशिका को इस विधि के अंतर्गत एड्सॉर्ब या अधिशोषित कराया जाता है किसी भी पॉलीमर मटेरियल या पॉलीमर सब्सटेंस में। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक बॉन्डिंग फोर्सेस used for adsorption are electrostatic force, hydrophobic interactions, यानी कि जो बॉन्डिंग फोर्सेस काम में ली जाती हैं एड्सॉर्प्शन या अधिशोषण के लिए, वो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। यानी कि इस विधि में एंजाइम और बेस आर बॉन्डेड बाय लो एनर्जी बॉन्ड्स। ठीक है, कोई भी एंजाइम जिस बेस के साथ में जुड़ता है वो लो एनर्जी बॉन्ड्स होती हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, आयनिक इंटरेक्शंस आदि। नाउ इन दिस प्रोसेस द सेल और एंजाइम इज मिक्स्ड विद एड्सॉर्बिंग सब्सटेंस। ठीक है, इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, किसी भी कोशिका को या किसी एंजाइम को हम मिक्स कर देते हैं किसी अधिशोषित सब्सटेंस के साथ में, जिसके साथ में हमें उसे अधिशोषण या एड्सॉर्ब करवाना है। एंड पैक्ड इनसाइड अ कूलम, और कांच के कूलम में हम उसको भर देते हैं। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी मटेरियल हम काम में ले रहे हैं अधिशोषण के लिए या जो भी एड्सॉर्बिंग सब्सटेंस हम काम में ले रहे हैं, इट शुड नॉट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित ना करे, बट शुड बाइंड प्रॉपरली विद एंजाइम। एंजाइम के साथ में जुड़ेगा लेकिन उसकी एक्टिविटी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करना चाहिए। द एड्सॉर्बिंग सब्सटेंस यूज्ड फॉर एड्सॉर्प्शन, यहाँ पर या इस विधि में जो एड्सॉर्बिंग सब्सटेंस एड्सॉर्प्शन या अधिशोषण के लिए हम काम में ले रहे हैं वो हैं सिलिका जेल, DEAE सेल्यूलोज, DEAE सेफेडेक्स, स्टार्च, कार्बन, एल्यूमिना और क्ले। इन सब में से कोई सा भी सब्सटेंस हम एड्सॉर्प्शन या अधिशोषण के लिए काम में ले सकते हैं। फॉर प्रॉपर एड्सॉर्प्शन ऑफ सेल्स, अब कोशिकाओं का अच्छी तरह से अधिशोषण हो पाए इसके लिए जिलेटिन, परफोरेटेड ग्लास, छिद्रित कांच जिसे हम कहते हैं, DEAE सेल्यूलोज एक्सेट्रा काम में लिए जाते हैं। नाउ इस प्रोसेस के द्वारा जो हमने अभी तक सफलता प्राप्त की है एड्सॉर्प्शन में, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है यीस्ट। यीस्ट को हमने सफलतापूर्वक एड्सॉर्ब करवाया है ऑन परफोरेटेड ग्लास में फॉर ऑब्टेनिंग इथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से इथेनॉल प्राप्त करने के लिए हमने यीस्ट को एड्सॉर्ब कराया है किसमें, परफोरेटेड ग्लास में या छिद्रित कांच में।
उसी तरह से लैक्टोबैसिलस को एड्सॉर्ब कराया है इस विधि द्वारा जिलेटिन में टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस को एड्सॉर्ब कराया गया है। किस पर? एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस क्या लिया है यहाँ पर? जिलेटिन, राइट। नाउ द नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इस प्रक्रिया में एंजाइम या कोशिका को किसी पॉलीमर या बहुलक जैसे पॉलीएक्रिलामाइड या सेल्यूलोज के साथ में सहसंयोजक बंध द्वारा संलग्न कर दिया जाता है। इन दिस प्रोसेस एंजाइम और सेल इज बॉन्डेड टू पॉलीमर। ठीक है, किसी पॉलीमर की सहायता से हम एंजाइम या सेल को बांध देते हैं, बॉन्ड करवा देते हैं, जोड़ देते हैं, जैसे कि पॉलीएक्रिलामाइड और सेल्यूलोज को काम में लिया जाता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, सहसंयोजक बंध के द्वारा। नाउ इन दिस अमीनो एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द टर्मिनल एंड ऑफ एंजाइम, एंजाइम के टर्मिनल एंड पर, किनारे पर जो अमीनो एसिड ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करता है विद द ग्रुप्स प्रेजेंट एट द बेस। बेस में उपस्थित जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ में ये क्रिया करता है। एग्जाम्पल COOH और NH2 ग्रुप जो कि एंजाइम में उपस्थित होता है रिएक्ट करता है विद NH2 एंड COOH ग्रुप ऑफ द बेस। नाउ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यीस्ट के सेल्स को बॉन्ड कराया गया है ऑन सेल्यूलोज बाय साइन्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, कभी कभी पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स जिनको हम बहुक्रियात्मक अभिकर्मक कहते हैं का भी इस्तेमाल किया जाता है दैट रिएक्ट्स विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बोथ एंजाइम एंड बेस। तो ये बहुक्रियात्मक अभिकर्मक या पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स जो हैं रिएक्ट करते हैं या क्रिया करते हैं एंजाइम और बेस दोनों के डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में। एग्जाम्पल है इसका पॉलीफंक्शनल रिएजेंट का ग्लूटरलडिहाइड। ठीक है, ये एंजाइम और बेस दोनों के अमीनो ग्रुप्स के साथ में एक साथ रिएक्शन करता है। थर्ड मेथड ऑफ बायोएक्टिव इमोबिलाइजेशन इंक्लूड्स कोपॉलीमराइजेशन और क्रॉस लिंकिंग, यानी सहबहुलीकरण या क्रसित जुड़ाव विधि द्वारा। Now, it is comparatively less expensive method. In this, enzyme and cells are bonded together by means of bifunctional or multifunctional reagents. Example, glutaraldehyde and toluene diisocyanate. तो यह विधि अपेक्षाकृत सस्ती है, बाकी के जो हमने मेथड्स पढ़े उनसे कंपेरेटिवली ये लेस एक्सपेंसिव है, सस्ती है, सिंपल है और फास्ट है। ठीक है, इस विधि में एंजाइम्स अथवा कोशिकाओं को बायफंक्शनल या मल्टीफंक्शनल रिएजेंट्स यानी कि द्विकार्यशील या बहुकार्यशील अभिकर्मकों के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है। तो इस कार्य के लिए ग्लूटरलडिहाइड, टोलुइन डाइआइसोसाइनेट आदि का यूज किया जाता है। नाउ इस विधि में एंजाइम को सीधे ही या तो हम डायरेक्टली या फिर पहले अविलय पीठिका यानी कि किसी इनसॉल्युबल मैट्रिक्स पर एड्सॉर्ब कराते हैं और फिर इसकी क्रॉस लिंकेज किया जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी एंजाइम के डीनेचुरेशन का खतरा बना रहता है। व्यावसायिक स्तर पर या कमर्शियल लेवल पर इस विधि का यूज हम कंपेरेटिवली और मेथड से ज़्यादा करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड और फोर्थ मेथड इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन को हम क्या बोलते हैं? संपुटीकरण। तो इस विधि में एंजाइम की एक बूंद कोशिकाओं को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घेर कर कैप्सूल बना करके रखते हैं, जिससे एंजाइम कैप्सूल के अंदर ही रह जाता है, लेकिन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट लो मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण कैप्सूल के अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। ये नायलॉन या सेल्यूलोज नाइट्रेट या सेल्यूलोज ट्राइएसिटेट की हो सकती है। तो इन दिस प्रोसेस सिंगल ड्रॉप ऑफ बायोकैटलिस्ट
किसी भी एंजाइम की या किसी भी बायोकैटलिस्ट की एक बूंद को हम इनकैप्सुलेट करा देते हैं किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैप्सूल के द्वारा। ठीक है, हमने एक ड्रॉप ऑफ एंजाइम लिया या बायोकैटलिस्ट, जिसे हम एंजाइम ही कहते हैं, लेकर के उसको किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैप्सूल की मदद से इनकैप्सुलेट करा देते हैं, यानी कि उसको आवरित करा देते हैं। अब एनकैप्सुलेट कराने के लिए जो भी हम सब्सटेंस काम में ले सकते हैं वो कोई परमानेंट हो सकता है, जैसे कि नायलॉन, ठीक है, या फिर जो हम एनकैप्सुलेशन कराने के लिए सब्सटेंस काम में ले रहे हैं वो कोई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी हो सकता है, जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड या फॉस्फोलिपिड लाइपोसोम। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है एंट्रैपमेंट या विपाशीकरण। तो इस विधि में एंजाइम या सेल को, यानी कि एंजाइम को या कोशिकाओं को एक जाल के समान पीठिका यानी कि मैट्रिक्स में उलझाया या घेरा जाता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम उनको उलझा देते हैं, किसी एंजाइम को या सेल को। कोशिकाओं के सूक्ष्म समूह अथवा एकल कोशिका अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, छोटा ग्रुप होना चाहिए सेल्स का, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं हो, या फिर सिंगल सेल हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ज़्यादातर हम सिंगल सेल को इस मेथड में काम में लेते हैं, लेकिन कोशिका के बड़े समूह को या फिर कैलस को भी हम इमोबिलाइज करा सकते हैं इस विधि द्वारा। इसके लिए कोई प्राकृतिक या रासायनिक बहुलकों को जेल के रूप में हम काम में लेते हैं। नेचुरल या केमिकल पॉलीमर्स को इन द फॉर्म ऑफ जेल इस मेथड में काम में लिया जाता है। तो अगर हम नेचुरल जेल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जिलेटिन, अगार अगार, कैरेजिनिन या आल्जिनेट। ठीक है, और इसके अलावा सेलुलोज ट्राई एसीटेट को भी हम नेचुरल जेल पॉलीमर्स के फॉर्म में इस मेथड में काम में लेते हैं। नाउ इसके अतिरिक्त हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज़ भी इस मेथड में कर सकते हैं, लेकिन जेल का जो पोर साइज है वो एंजाइम के आकार के अनुसार चेंज किया जा सकना पॉसिबल होना चाहिए। जैसे अगार अगार में छिद्र जो होता है या पोर साइज जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, कई बार पॉलीएक्रिलामाइड या पॉलीएक्रिलामाइड के बहुलीकरण द्वारा या पॉलीमराइजेशन जिसको हम कहते हैं उसके समय फ्री रेडिकल्स एंजाइम्स की सक्रियता में यानी कि एक्टिविटी में बैरियर यानी कि बाधा डालते हैं। ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा इकोलाई, यीस्ट और कई तरह के फंगस का इमोबिलाइजेशन या निश्चलन करके कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया गया है। ठीक है, तो इन दिस मेथड एंजाइम और सेल, किसी भी एंजाइम को या सेल को ट्रैप कराया जाता है किसके अंदर, मैट्रिक्स के नेटवर्क के अंदर। ठीक है, किसी भी पीठिका के जाल के अंदर हम एंजाइम या सेल को इस विधि द्वारा एंट्रैप करा सकते हैं। इसके लिए कोई भी नेचुरल या केमिकल पॉलीमर को जेल की फॉर्म में हम काम में लेते हैं। ठीक है, नेचुरल जेल याद रखना है हमको, जिलेटिन, अगार अगार, कोरेजिनिन, आल्जिनेट, सेलुलोज ट्राइएसिटेट। ठीक है, ये तो नेचुरल जेल के एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर हमको पॉलीएक्रिलामाइड जेल मिलता है तो हम उसको भी काम में ले सकते हैं इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन हमको सिर्फ इस मेथड में ध्यान इतना रखना होता है कि पोर साइज जो है जेल का, जो छिद्र का साइज है, पोर साइज है, वो साइज ऑफ एंजाइम के अकॉर्डिंगली हमें उसे चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कई बार एंजाइम का साइज बड़ा होता है और पोर साइज जेल का छोटा होता है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस to change the pore size of gel according to the pore size of enzyme.